नमस्कार। न्यूज बेल्ट के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि की, पर्यावरण की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में आज कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसे ही हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। मानसरोवर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं आप, और आपका नाम है देवेश पांडे जी। देवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आज आपसे ये कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मानव जीवन में प्रकृति का और कृषि का बहुत अहम योगदान रहा है, और ऐसे में यदि हम पहले की अपेक्षा आज के दौर में देखें, परिस्थितियों में जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ वो चुनौतियां हैं आज कृषि क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अभी? जी नमस्कार। आज जैसा कि आपने कहा कि परिस्थितियों की अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बन के जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें सबसे अहम है इस समय जो जलवायु परिवर्तन, जिसका संकेत हमें हर वर्ष मिल रहा है, या फिर यूँ कह लें कि हर सीज़न में मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन को समझते हुए आगे की कृषि की नीति निर्धारित करना एवं जलवायु की दशा को समझते हुए हमारे जो देश के किसान हैं, उनको अपना दृष्टिकोण बदलते हुए एक फसल चक्र जो होता है कृषि में, खासकर फसल चक्र पे ही किसान की पूरी खेती टिकी होती है। तो ऐसे फसल चक्रों को अब किसानों को गंभीरता से समझना चाहिए कि जो जलवायु के अनुकूल हों। और इस तरफ अगर हम प्राकृतिक संपदाओं का अवलोकन करें, या हमारे किसान भाई जो हैं वो प्राकृतिक संपदाओं का अगर अवलोकन करें, तो बहुत ही असीम संभावनाएं आज के समय में भी कृषि में नई नई खुल रही हैं। अगर हम बात तकनीकी कृषि शिक्षा की करें, तो तकनीकी कृषि शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है। अगर हम समाज के या देश के या समूचे मानव जगत के कृषकों की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो आधुनिक कृषि तकनीकी शिक्षा है, उसका समन्वय जो हमारी ज़मीनी स्तर पर कृषि है उसके साथ होना बेहद आवश्यक है। इसको अगर हम समाहित करके चलेंगे, तो आने वाले समय में भले ही जलवायु परिवर्तन हो, लेकिन देश का किसान इस तरह से तैयार रहेगा कि उसको इस जलवायु परिवर्तन से भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और वो राष्ट्र के विकास में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके माध्यम से वो नियमित वो एक नए आयाम स्थापित करता हुआ चलेगा। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप फैकल्टी हैं और कई स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे जिन्हें आप कृषि शिक्षा जो है वो देते हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थी आपके पास हैं। उनका जो रुझान है, जब आप क्या देखते हैं उनमें कि भाई किस बेस पर वो इस विषय को चुनते हैं, और कितना उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है? रोजगार और स्वरोजगार को देकर इसमें कितने अवसर दिखाई देते हैं? देखिए, बड़ा ही सुंदर सवाल है आपका, और जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी के अंदर ये लालसा तो होती है कि हम इस क्षेत्र का चयन क्यों करें, या किसी भी शिक्षा में किसी भी क्षेत्र का चयन हम क्यों करें। तो हमारा कृषि का क्षेत्र ऐसा है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानवता की संवेदना है जी। कृषि क्षेत्र जो है वो मानव जाति की संवेदना का विषय है। तो इसलिए जब भी हम कृषि क्षेत्र से जुड़ने की बात करते हैं, तो हम सीधे ही मानव सेवा समभाव से ही उसमें जुड़ते हैं। और छात्र हमारा आता है तो वो सीधे किसानों के हृदय को समझते हुए आता है, और हमारे राष्ट्र में खासकर जो युवा वर्ग है उसके अंतर्गत
आज की डेट में अगर हम देखें तो जो हमारा बढ़ता हुआ क्षेत्र है कृषि शिक्षा का, वो बहुत ही बेहतर है। और अब तो आज के समय में जिस तरह के अलग अलग तकनीकी विकास हो रहे हैं कृषि शोध के माध्यम से, तो उसमें हमारा पेरी अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि अब सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में जो युवा वर्ग है वो भी अब कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध का का पठन पाठन करना चाहता है। और अगर हम इसमें बात करें, एक जो है बहुत अच्छी प्रासंगिकता का मैं वर्णन करूं आपसे, तो उसमें ये है कि कृषि शिक्षा में करीब 70% का जो योगदान है वो प्रयोगात्मक है। महज 30% है जो हम अकादमिक छात्रों को अपने प्रदान करते हैं। 70% में एक कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग में छात्र को ये हम लोग बताते हैं कि आप जो है अकादमिक ज्ञान आपने जो लिया है उसका आप क्षेत्र में, उसका आप खेत में आप कैसे प्रयोग करेंगे, उस चीज़ को वो अपने पाठ्यक्रम के दौरान उस चीज़ को वो देखता है, और देखता ही नहीं स्वयं वो करता है, करके फिर वो सीखता है। तो एक कॉन्सेप्ट इसको हम करते हैं। दूसरा है कि लर्निंग बाय सीइंग। हमारे पाठ्यक्रम में ही 6 माह का ऐसा कोर्स होता है जो रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। उसमें छात्रों को हम जो स्नातक के हमारे छात्र हैं उनको हम 6 महीने के लिए भेजते हैं विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में। तो वो 6 महीने तक वो सिर्फ किसानों के साथ में जुड़ के और ये चीज़ को वो गंभीरता से देखता है कि समस्याएं आ कहाँ रही हैं। ये सिर्फ स्नातक स्तर का ही कृषि छात्र ये वहाँ पर सीखता है, और उसके लिए फिर वो सारी समस्याओं को नोट डाउन करके और लेके आता है। वो वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से वो चर्चा करता है। वो फिर चर्चाएं हम लोगों के पास में आती हैं और हम लोग उसका पूरा निदान करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक ऐसा बीज है जो प्रस्फुटित होता है छात्र के स्नातक कृषि के पाठ्यक्रम में। अब काफ़ी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निदान उसको स्नातक में नहीं संभव है, तो उसके मन में एक लालसा होती है कि अब हम आगे शोध करेंगे। तो इस तरह से वो शोध की तरफ बढ़ता है, और निश्चित ही वो शोध करते करते वो ऐसे स्तर पे पहुंचता है कि उसको उसकी समस्या का या उस समाज से जुड़ी हुई समस्या का निदान मिल ही जाता है। तो वो हर तरह से मानवता के हित में ही उतरता है। मानवता के हित में निश्चित तौर पर वो कृषि का अहम योगदान। और जिस तरह से हम देखें, पहले कृषि जो थी वो प्रकृति पर निर्भर थी। आज हम देखते हैं कि कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कितने सफल साबित हो सकते हैं वैज्ञानिक प्रयोग, या फिर इनका आने वाले समय में कोई नुकसान भी है? नहीं, देखिए, प्रश्न तो आपका बहुत ही संजीदगी भरा है, बहुत ही जायज़ है। वैज्ञानिक प्रयोग आज से नहीं, अगर हम थोड़ा सा प्राचीन काल की तरफ देखें तो उस समय के वैज्ञानिक, हमारे जो बड़े ऋषि मुनि थे, जो हमारे महर्षि थे, वो उस समय गुरुकुल पद्धति में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थीं शिक्षा के दौरान कि जिनको वो भी प्रयोगात्मक रूप से करते थे। वो समय अलग था, लेकिन वैज्ञानिक प्रभाव वहाँ भी था। अब आज का समय जिसको हम आधुनिक समय बोलते हैं, आधुनिक समय में भी जो भी वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारी जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए ही हो रहे हैं। इसका जो एक बहुत ही बेहतर सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा वो कृषि क्षेत्र में ऐसा है कि अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो वहाँ पर ज़रूरतें अलग थीं। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से उपभोक्ता कम थे, तो उस समय वैज्ञानिक का जो एक आप कह लें कि एक जो लक्ष्य था वो ये था कि उपभोक्ता के पास में ऐसी चीज़ों को समय रहते हुए पहुंचाना कि जो समाज में खाद्य की वजह से कोई चुनौती अगर होने वाली हो तो उसको दूर किया जा सके।
उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे आधुनिकता आती गई और आज के समय में पर्यावरण में आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम पे हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते हैं। जो अनुमान है उससे कम या उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मौसम में लगा रहता है। उस पे भी शोध चल रहा है, ये भी शोध का एक गंभीर विषय है। लेकिन अगर बात हम ये करें तो आज वैज्ञानिकता और वैज्ञानिकों की पहुंच यहाँ तक है कि समय रहते किसान को ये जानकारी हो जाती है कि आने वाला मौसम आपके लिए अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल रहेगा। मतलब किसान अपनी दशा को समय रहते सुधार सकता है कि उसको ये जानकारी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, या तापमान में आर्द्रता कितनी रहेगी, या भारी बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो उसके बेहतरी के लिए वहाँ पर जुड़ता है वैज्ञानिक अनुसंधान। अनुसंधान में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी किसान को आवश्यकता है। अगर कम बारिश होने वाली है और फसल का समय या फिर मौसम ऐसा चल रहा है कि उसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए अनुसंधान के स्तर पे ऐसी ऐसी तकनीकी विकसित की गई हैं कि जिनके प्रयोग से किसान को लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि किसान को कुल मिलाकर जागरूक होने की जरूरत है और जागरूकता के आधार पर विपरीत परिस्थितियों से निपटा भी जा सकता है। अब जैसा कि आज के दौर में हम देखें, चलिए गांव में तो खेती किसानी ज्यादातर होती है, लेकिन शहर में यदि हम बात करें तो शहर में बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको ग्रीन बेल्ट की जमीनें देखने को मिलेंगी। कई जमीनें ऐसी हैं जो कि खाली प्लॉट पड़े हुए हैं या फिर बंजर हैं। तो ऐसे में ऐसी जगहों का किस तरह से उपयोग यहाँ पर लोगों को करना चाहिए ताकि उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके? देखिए, ये तो एक बड़ा ही रोचक विषय है कि शहरों में हम सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लॉट्स ऐसे पड़े रहते हैं कि जिन पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि वो 10 वर्ष से पड़े हैं, 1 दशक से पड़े हैं, या 2-4 साल से वो खाली ही हैं। तो यहाँ पर काम आती है मानव सहकारिता। वो प्लॉट हो सकता है कि वो किसी का हो, वो कहीं अन्य जगह पर हो, वो उसका उपयोग ना कर पा रहे हों, लेकिन वहाँ पर ये है कि अगर कोई ऐसा युवा है या कोई ऐसा समूह आता है सामने कि वो बातचीत करके जो एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि आपकी ये ज़मीन खाली पड़ी है, इस पे कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है कि शहरों में जो ऐसे खाली प्लॉट होते हैं उसको लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जाने अनजाने में उसका उपयोग तो नहीं, दुरुपयोग ही होना शुरू होता है। वहाँ पर ऐसे या तो वो एक हम कह सकते हैं कि स्क्रैप एरिया वहाँ पर विकसित हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं कि जिसका पर्यावरण पे कोई भी अनुकूल असर नहीं होना है। तो वहाँ पर वो समूह या फिर कोई भी युवा आगे आके बातचीत करके वहाँ पर एक छोटे स्तर पे ही, लेकिन वो वहाँ पर कोई नर्सरी डाल सकता है, कोई वहाँ पर सब्जियों की खेती कर सकता है छोटे स्तर पे ही। तो इसमें क्या है कि एक तो जो वहाँ के आसपास का एरिया है वो अच्छा दिखेगा, प्राकृतिक रूप से वो एरिया संपन्न होगा, और हर तरह से अगर हम बात करें तो कई सारी ज़िंदगियाँ उसमें लाभान्वित होंगी और ज़मीन का कोई नुकसान होने वाला उससे है नहीं। बड़ी अहम बात यहाँ पर आपने बताई। मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे पांडे जी, जैसे कि आज के समय पर हम देख रहे हैं जैविक खेती और खेती में फसल की उत्पादकता को लेकर जिस तरह से पेस्टिसाइड दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सही है या फिर उससे इतर प्रकृति की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि फसल का सही उत्पादन हो सके और उसमें सुधार देखने को मिले? देखिए, अभी जो आपने जो जिक्र किया जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, तो हमारी सरकार का भी ये मूलभूत इस समय इस पे फोकस चल रहा है कि देश कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, या फिर यूं कह लें कि दिन प्रतिदिन किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है।
इस पे आप ने देखा होगा कि आने वाले अभी समय में हमारे जो मोटे अनाज हैं उनकी खेती पुनः एक तरह से कह लें कि उनका पुनरुद्धार हो रहा है। और इसके अलावा प्राकृतिक खेती में तो हमारा देश सबसे अग्रणी रहा है प्राचीन समय में भी अगर हम देखें, और अभी भी हमारे देश का किसान प्राकृतिक खेती को राजी खुशी से अपना रहा है। अगर आपने एक चर्चा की कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, देखिए ये उत्पादकता को तो बढ़ाते हैं लेकिन उसका सीधा असर ये मानवीय स्वास्थ्य पे डालते हैं, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी दृष्टि से। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो बैन हुए हैं, और समय समय पे सरकार संज्ञान लेके ऐसे जो हानिकारक रासायनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हैं उनको बैन करने का काम सरकार द्वारा होता रहता है। उत्पादकता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो शनैः शनैः का कार्यक्रम है। शनैः शनैः हमारी प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भी उत्पादकता बढ़ेगी और जो मृदा का स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चलेगा, जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों को, जलवायु में मौजूद रहने वाले सभी चराचर को और संपूर्ण पर्यावरण को होने वाला है। बिगड़ते मौसम के दौरान किसानों के सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ जाती हैं और जिससे किसान जो है वो मुश्किल के दौर में पहुंच जाता है, और क्या कुछ सावधानियां वहां पर बरतने की ज़रूरत है? देखिए, आज की अगर हम बात करें वर्तमान परिस्थिति में जो कृषि मौसम विभाग है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। चुनौतियों की जहाँ तक आपने जो बात की है, चुनौतियाँ किसानों के लिए एक आती हैं कि उनके जो भी मौसम है, मुख्यतः जो 3 मौसम अपने यहाँ बताया गया है कृषि के लिए उपयुक्त, उसमें पहला है रबी का, दूसरा है खरीफ का और तीसरा है जायद का। तो मौसम का पूर्वानुमान आज के समय में भारतीय कृषि मौसम विभाग पुख्ता देता है, और उसमें किसान को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बुआई कब की जाए, उपयुक्त समय क्या है। अगर उसकी नर्सरी डालना आवश्यक है तो नर्सरी का उपयुक्त समय क्या है, बीज को कहाँ से क्रय किया जाए और किस प्रकार के बीजों का चयन किया जाए, उसके बाद में मृदा की स्थिति क्या है, क्योंकि मौसम की जानकारी हमको कृषि मौसम विभाग बाकायदा दे देता है। महत्वपूर्ण चुनौतियाँ ये हैं, और इसके अलावा जब बुआई हो जाती है उसके बाद में किसान को समय समय पे, और आज की डेट में तो मोबाइल पे ही आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है कृषि मौसम विज्ञान विभाग का कि अगले समय में ये होने वाला है या फिर मौसम का पूर्वानुमान ये रहेगा। तो किसान की जो मेन चुनौती थी उसको पता नहीं चलता था कि आने वाला समय कैसा रहेगा मौसम के दृष्टि से। आज की डेट में किसानों को ये पता चल जाता है कि मौसम का पूर्वानुमान क्या है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए किसान अब जागरूक हो चले हैं और वो उस प्रकार की उपयुक्त व्यवस्था बना के रखते हैं जिससे उनकी फसल को नुकसान ना हो। पांडे जी, कृषि के क्षेत्र में पेटेंट का क्या कुछ अहम योगदान है? क्योंकि इसके आईबीआर को यदि देखा जाए या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या किसान हैं तो उन्हें इसका कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, पेटेंट जो है, जो हमारा आईपीआर सेक्शन है, उसके तहत आप एक ऐसी तकनीकी बना के देते हैं समाज को जिस पे आपने पहले काम किया हो और उसमें संभावना हो कि जो समस्या आ रही है एग्जैक्ट आप उसी पॉइंट को टच कर रहे हैं। इसलिए पेटेंट पे शोधार्थी काम करते हैं या फिर वस्तु विशेषज्ञ उस पर काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल अगर हम पेटेंट्स की बात करें तो हमने हमारे मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में ही कुछ 4 पेटेंट हमारे पब्लिश हुए हैं, और उसमें से 2 पेटेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनका सीधा मैं चूँकि नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम नहीं लेना है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं अभी आज की डेट में जो उन पेटेंट्स को एक बेस मान के जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। मैं अगर बात करूं, अभी हमने अपनी टीम के साथ में एक पेटेंट किया जिसका मोटिव ये है कि
राख के पहाड़ को कैसे हम ग्रीन एरिया में तब्दील करें। जैसा कि सुनने में ही एक लग रहा है अच्छा कि राख का पहाड़, तो वो राख का पहाड़ कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी इस समय उस पेटेंट को लेके काम कर रही है वो एक स्टील बेस्ड कंपनी है, और वो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, उसकी वर्किंग जब से स्टार्ट हुई, तब से जो स्टील के स्लैग थे, कह लीजिए कि जो स्टील का चूरा था या राख थी, वो एक जगह डंप होती गई, और डंप होते होते एक समय ऐसा आया कि वो जो क्षेत्रफल था उसका वो करीब 32 एकड़ हो गया, और जो उसकी ऊंचाई थी वो करीब 30 मीटर हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि वो स्टील के कचरे का कितना बड़ा एक पहाड़ इकट्ठा हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो वहाँ का जो लोकल क्षेत्र था उस क्षेत्र का तापमान एकदम से बढ़ने लगा, और ये धीरे धीरे करके गंभीर समस्या का रूप लेने लगी स्थिति। वहाँ का उस पर्यावरण का प्रभाव वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके ऊपर पड़ने लगा। तो बहुत सारी ऐसी पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं जिन्होंने उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को अवगत कराया कि आपके यहाँ से इस तरह का हो रहा है, तापमान में ऐसी विभिन्नता आ रही है। तो उन लोगों ने जो है सर्च करना शुरू किया, फिर उनको एक पेटेंट पब्लिश्ड ऐसा मिला कि जो उसी क्षेत्र के लिए था। फिर उन्होंने हमसे, हमारी टीम से संपर्क किया कि आप लोगों ने ये कैसे किया, आप इसको हमको विस्तृत रूप से थोड़ा सा बताएं जिससे हम इस पे काम कर सकें और इस राख के पहाड़ को हम ग्रीन बेल्ट में तब्दील कर सकें। तो मुझे कहते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में हम उनके साथ में, उनको हम एक जो भी हमारी विशेषज्ञता है उस पेटेंट को लेके, वो हम उनको प्रदान कर रहे हैं, और वो उस पर काम करके एक अच्छा खासा वो ग्रीन बेल्ट उसको डेवलप करेंगे जो कि पर्यावरण के हित में होगा। अगर ऐसे ही हम बात करें तो एक पेटेंट हमारा और है जो अभी का सबसे गंभीर मुद्दा है चर्चा का, कि ट्रांसलोकेशन मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीज। पेड़ों को जनरली लोग अभी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वो भी बहुत ही नितांत आवश्यक है, लेकिन डेवलपमेंट की वजह है वृक्ष कटना ना हो, वृक्ष को हम विस्थापित करें। तो वृक्ष तो विस्थापित हो रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि मॉर्टेलिटी का स्तर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि हमने 10 पौधे लगाए, अगर कहीं से उठा के कहीं शिफ्ट किए, तो उन 10 में से हम देखने में आ रहा था कि 7 हमारे फेल हो रहे हैं, सिर्फ 3 ही चल पा रहे हैं। वहाँ पर ज़रूरत थी तकनीकी सलाह की। तो वो उसमें मेथोडोलॉजी ऑफ ट्री ट्रांसलोकेशन, इस विषय पे हमने एक पेटेंट विकसित किया, हमारी संस्था ने विकसित किया, और उसका लाभ आज की डेट में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं कि जो सड़क निर्माण के लिए जो काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे समूह हैं कि जो अन्य निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, वो उन पेटेंट्स का लाभ ले रहे हैं। उसमें पूरा बताया गया है कि आप किस किस चरणबद्ध तरीके से कैसे कैसे आप जो है तकनीकी अनुभव के साथ में आप काम करें, तो उससे आपका जो मॉर्टेलिटी का रेशियो है वो कम होगा, काफ़ी कम होगा, और पेड़ आपके जो है जीवित होंगे विस्थापित करने के बाद ही। तो पेटेंट्स हमेशा से ही ऐसे होने चाहिए कि पेटेंट्स के माध्यम से फ़ायदा कितना हो रहा है, समाज को कितना फ़ायदा हो रहा है, तकनीकी आधारित हों, और समय के अनुसार उनमें जो है जो भी एडवांसमेंट्स को हम ऐड करना चाहें वो लगातार उसमें ऐड होते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं को कृषि से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि युवाओं का रुझान इस ओर आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है आगे बढ़कर इस क्षेत्र में आकर कार्य करें? देखिए, युवाओं का आह्वान सबसे होंगे आप सभी को कि किसी तकनीकी क्षेत्र में था युवा और अच्छे खासे पैकेज पे काम कर रहा था, लेकिन आज की डेट में वो किसी अमुक फसल की खेती करके, इतने उत्पादन करके और इतनी अच्छी आमदनी कर रहा है। वहाँ पर एक विचार मन में आना चाहिए हर एक युवा के कि हम ऐसे क्षेत्र का चयन करें जिससे सीधी मानवता की सेवा हो, और वो ऐसा माध्यम हो कि जो बिल्कुल निचले पायदान के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले।
तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप समूचे मानव समाज के हर पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की सहायता अपने परिश्रम और अपने विवेक के आधार पे कर सकते हैं। आज की डेट में युवाओं को अगर हम देखें या फिर हम ऐसी बात करें कि कृषि में सरकार का भी ऐसा सहयोग है। अभी एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिसको हम PPVFRA बोलते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन फॉर वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो है, उसके माध्यम से अब न सिर्फ कृषि शोध से संबंधित छात्र बल्कि किसानों को भी ये मौका दिया जा रहा है कि आप भी आएँ और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी किस्म है जो आपको पता है कि ये किस्म की खेती या इस किस्म का लाभ कभी हमारे पूर्वज लेते थे लेकिन आज की डेट में वो इंडेंजर्ड जोन में आ चुकी है, तो वहाँ पर उस फसल को आप लेके जो भी नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर विषय वस्तु से परामर्श लें और वो आपकी उस प्रजाति को हमारी जो PPVFRA है नई दिल्ली में वहाँ पर वो पहुँचाने का काम करेंगे। उस पर पुनः शोध होगा और उस शोध के माध्यम से वो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसमें क्या कुछ आज की आधुनिकता के हिसाब से चेंजेस करते हुए उसको और अच्छा कैसे बना के और किसानों को दिया जाए, उस दिशा में भी प्रयास लगातार हो रहा है। निश्चित तौर पर सही परामर्श और जागरूकता के आधार पर ही जो है कृषि में एक नए आयाम गढ़े जा सकते हैं और किसानों के सामने जो चुनौती है उन चुनौतियों से भी जागरूकता से बचा जा सकता है। और इस ओर सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जैसा कि हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं पांडे जी, उन्होंने बताया कि छात्रों को भी ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि इसमें रोजगार और स्वरोजगार के तो अवसर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जिस तरह से सामाजिक हित और कई तरह के ऐसे काम हैं जिससे उनको काफी सारी प्रेरणा भी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पांडे जी, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।